प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में अक्सर ये ब्रह्मांड और सौर मंडल वाले सवाल आते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इन्हीं कुछ बुनियादी लेकिन अब कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, सीधे सरल अंदाज में। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं खगोलीय पिंडों से, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज। ये आखिर हैं क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में मौजूद हर प्राकृतिक चीज वो एक खगोलीय पिंड है। अच्छा। इनमें कुछ खास होते हैं क्योंकि उनमें अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा होती है। जैसे तारे, हाँ। इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस। और फिर वो पिंड है जो दूसरों की रोशनी से, मतलब खासकर तारों की रोशनी से चमकते हैं। जैसे कि ग्रह या चंद्रमा? बिल्कुल, ग्रह, चंद्रमा, इन्हें नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। तो फिर हमारे सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ल्यूमिनस पिंड यानी सूर्य, उसी से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक तारा ही नहीं, हमारे पूरी व्यवस्था का कहना चाहिए ऊर्जा स्रोत है। इसकी क्या खासियतें हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं? हाँ, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और इसका दबदबा ऐसा है कि पूरे सौर मंडल का लगभग 99%। 99%? हाँ, अकेले इसी में है। सोचिए जरा। गजब। इसमें मुख्य रूप से दो गैसें हैं, हाइड्रोजन करीब 73%। अच्छा। और हीलियम करीब 25%। आकार में ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना? जी। और तापमान की बात करें, सतह पर करीब 5800 से 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केंद्र में वो तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। बाप रे। और इसकी सबसे बाहरी परत, उसे कोरोना कहते हैं। ये नाम तो आजकल काफी सुना है। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। और एक चीज और, ये अक्सर पूछते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लगभग 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है, ये सवाल भी बनता है। हाँ, कहाँ से? ये आती है नाभिकीय संलयन से, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन? अच्छा। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु वो बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर मिलकर हीलियम बनाते हैं। H+H से He बनता है। और इस प्रक्रिया में, मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। कमाल है। सूर्य तो हो गया दिन का राजा, पर रात को आसमान पर जिसका सबसे ज्यादा असर दिखता है वो है चंद्रमा। हाँ, हमारा चांद। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? तो देखिए, चंद्रमा नॉन ल्यूमिनस है, जैसा हमने कहा। ये सूर्य की रोशनी को ही हम तक परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, रिफ्लेक्ट करता है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है और इसकी रोशनी हम तक सिर्फ 1.28 सेकंड में। बस 1.28 सेकंड? हाँ, त्रिज्या पृथ्वी की करीब 1/4 है और गुरुत्वाकर्षण वो पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है, 1/6। हाँ, सिर्फ 16। जी। और एक बात जो हमेशा जिज्ञासा जगाती है हमें, जी। चंद्रमा का हमेशा एक ही साइड क्यों दिखता है, दूसरा क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका कारण भी उतना ही दिलचस्प है। बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जितने समय में अपनी धुरी पर घूमता है, मतलब रोटेशन करता है, हाँ। ठीक उतने ही समय में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, रेवोल्यूशन। अच्छा, दोनों का टाइम बराबर? हाँ, बिल्कुल बराबर, करीब 27.3 दिन। इसी तालमेल को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। सिंक्रोनस रोटेशन। और इसी वजह से उसका एक फेस, एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है और दूसरा हमसे छिपा रहता है। तो मतलब चंद्रमा का एक दिन और पृथ्वी के चारों ओर उसका एक साल, वो बराबर हो गया? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। समय की बिल्कुल अलग धारणा है ना। अब उन दूर टिमटिमाते तारों और उनके समूहों यानी तारामंडलों पर आते हैं। तारे, जैसा हमने समझा, ल्यूमिनस होते हैं, अपने रोशनी। कुछ मशहूर तारे हैं जैसे राइजल, वो ओरायन तारामंडल का सबसे चमकीला सदस्य है। ओरायन? हाँ। फिर सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं, ये रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला? और प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये हमारे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। सबसे करीबी। जी। और जब तारे आसमान में कोई जानी पहचानी सी आकृति बनाते दिखते हैं ना, हाँ, जैसे सप्तऋषि, बिल्कुल, उसे तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे ऑर्सा मेजर यानी सप्तऋषि मंडल या हाइड्रा, जो ज्ञात तारामंडलों में सबसे बड़ा है। और कभी कभी आसमान में ये दूसरी चीजें दिखती हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो क्या फर्क है?
देखिए, एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह ये चट्टानी पिंड है। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अच्छा, चट्टाने। हाँ, मीटेरॉइड्स वो धूलकण या छोटे पत्थर होते हैं अंतरिक्ष में। ठीक। जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से घुसते हैं तो घर्षण से जल उठते हैं। इन्हें ही हम मीटियोर्स या टूटता तारा कहते हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं टूटता तारा वो मीटियोर है। हाँ, और अगर कोई टुकड़ा बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो वो मीटियोराइट कहलाता है। मीटियोराइट, ठीक है। और कॉमेट्स? कॉमेट्स यानी धूमकेतु, ये बर्फीली धूल और गैस के गोले हैं। बर्फीले? हाँ, बर्फीले। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल की एक पूंछ सी बनाती है जो बहुत खूबसूरत दिखती है। ये वर्गीकरण काफी स्पष्ट हुआ। आखिर में एक बड़ा सवाल, ये सब बना कैसे? सौरमंडल की उत्पत्ति, इसका कोई स्वीकृत सिद्धांत है? हाँ, जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है वो है नेब्यूला थ्योरी। नेब्यूला थ्योरी? इसे कांट ने प्रस्तावित किया था और बाद में लेप्लास ने सुधारा। ये कहता है कि हमारा सौरमंडल अरबों साल पहले गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से बना, जिसे नेब्यूला कहते हैं। एक बादल से? हाँ, एक बहुत बड़े बादल से। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगा, केंद्र में पदार्थ जमा होकर सूर्य बना। हाँ। और जो बाकी बचा पदार्थ था उससे ग्रह, क्षुद्र ग्रह और दूसरे पिंड बन गए। तो ये थी हमारे ब्रह्मांड और सौरमंडल की कुछ अहम बातें। मुझे लगता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से काफी उपयोगी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये मूल बातें हैं। ये एक तरह से नींव का काम करती हैं आगे की समझ के लिए। हाँ। यहाँ एक विचार छोड़ जाती हूँ। हाँ। हमने कहा कि चंद्रमा का एक हिस्सा हमसे छिपा रहता है, उसे कभी कभी डार्क साइड कह देते हैं। कहते हैं। हालांकि वहाँ अंधेरा नहीं होता, सूरज की रोशनी तो वहाँ भी जाती है, बस वो पृथ्वी से दिखता नहीं। सही बात है। तो सोचिए, उस छिपे हुए हिस्से पर, जिसे फार साइड कहना ज्यादा सही है, वहाँ क्या अनोखी भूवैज्ञानिक संरचनाएं या क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। तो चलिए सूरज के सबसे पास वाले ग्रह से शुरू करते हैं और एक एक करके सभी ग्रहों के जो मुख्य बातें हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बुध यानी मर्क्यूरी से। हाँ, और सूरज के सबसे करीब होने के साथ साथ ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। व्यास इसका करीब 4900 किलोमीटर है। और एक खास बात, इसका अपना कोई चांद या उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा और सबसे तेज भी तो है। सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में। हाँ बिल्कुल, सौरमंडल में सबसे तेज परिक्रमा इसी की है। इतनी तेजी क्यों? मतलब कोई खास वजह? हाँ, देखिए, सूरज के जितना करीब कोई ग्रह होगा उसकी कक्षा उसका ऑर्बिट उतना ही छोटा होगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे तेजी से घूमना भी पड़ता है। अच्छा, समझ गए। ठीक है, बुध के बाद आता है शुक्र, वीनस, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, क्योंकि ये सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज डूबने के बाद आसानी से दिख जाता है, बहुत चमकीला। और मजेदार बात यह है कि ये सूरज से दूसरे नंबर पर है, लेकिन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है, बुध से भी ज्यादा गर्म है। लेकिन बुध तो ज्यादा पास है सूरज के, फिर शुक्र ज्यादा गर्म क्यों? इसका कारण है शुक्र का वायुमंडल। वो बहुत ही घना है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी पड़ी है। तो ये गैस एक कंबल की तरह काम करती है और सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है पर बाहर नहीं जाने देती, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से ये भट्टी जैसा गर्म है। ओह अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये सबसे चमकीला भी है, आपने कहा? सबसे चमकीला। और बुध की तरह ही इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। और एक और बात इसके बारे में, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, शायद आकार की वजह से। बिल्कुल सही, आकार और वजन में ये पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कह देते हैं। एक और अनोखी बात है इसकी, ये अपनी धुरी पर ज्यादातर ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब पूरब से पश्चिम, क्लॉकवाइज। अच्छा, ये तो सच में अनोखी बात है। चलिए अब अपने घर पृथ्वी पर आते हैं। अर्थ, एकमात्र ग्रह जहां हम जानते हैं कि जीवन है। जी, हमारी पृथ्वी, इसका करीब 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखती है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हाँ, नीला ग्रह। और ये सौरमंडल का सबसे घना ग्रह भी है शायद? हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व इसी का है, मतलब इसके पदार्थ काफी पास हैं, ठोस हैं। और हमारा एक ही प्यारा सा प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा, बिल्कुल। पृथ्वी के बाद अगला पड़ाव है मंगल ग्रह, मार्स, यानी लाल ग्रह। हाँ,
इसका लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लोहे पर लगी जंग, उसकी वजह से है। इसके 2 छोटे-छोटे उपग्रह हैं। हाँ, उनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, फोबोस और डीमोस। बिल्कुल, फोबोस और डीमोस। और एक और खास बात, यहीं पर हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात ज्वालामुखी और पर्वत है, ओलिम्पस मॉन्स। अरे वाह, ओलंपस मॉन्स। ये पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचा है ना? जी हाँ, काफी ऊंचा है। और देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि मंगल और अगले ग्रह बृहस्पति के बीच में लाखों छोटे बड़े चट्टानी टुकड़े सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? उन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि शायद ये किसी ग्रह के बनने से रह गए टुकड़े हैं, या कोई बना हुआ ग्रह टूट गया हो। ओह, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इस बेल्ट के पार ग्रहों का मिजाज बदल जाता होगा। बिल्कुल, यहाँ से गैस और बर्फीले ग्रहों का इलाका शुरू होता है, मतलब गैस जाइंट्स और आइस जाइंट्स। सबसे पहले आता है बृहस्पति, जुपिटर, हमारे सौर मंडल का राजा, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा, और सुना है ये अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, मतलब दिन बहुत छोटा होता है वहाँ। सबसे तेज, सोचिए, इतना विशाल ग्रह और अपना एक चक्कर सिर्फ करीब 10 घंटे में पूरा कर लेता है। हाँ, पृथ्वी पर 24 घंटे लगते हैं। सिर्फ 10 घंटे? कमाल है। और इसके उपग्रह? इसके तो बहुत सारे उपग्रह हैं, दर्जनों, लेकिन 4 सबसे बड़े वाले, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं, आयो, यूरोपा, गैनेमीड और कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से खोजा था। गैलीलियन मून्स, अच्छा। और ये रात में चमकता भी है काफी। हाँ, आसमान में चांद और शुक्र के बाद ये तीसरा सबसे चमकीला पिंड है जो हमें दिखता है। ठीक है। बृहस्पति के बाद अगला शानदार नजारा है शनि का, सैटर्न। अपने छल्लों के लिए मशहूर। हाँ, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। और इसकी एक और खास बात है, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी। ये इतनी कम है कि अगर कोई बहुत बड़ा समुद्र होता तो शनि उस पर तैर सकता। पानी से भी कम घनत्व है इसका। सच में पानी पर तैर सकता है? हाँ। ये तो कमाल है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है शायद। जी हाँ, टाइटन। और टाइटन खुद इतना बड़ा है कि ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका अपना घना वायुमंडल भी है। और शनि के छल्ले, क्या वो ठोस है, एक प्लेट की तरह? नहीं, वो ठोस नहीं है। वो असल में अरबों छोटे बड़े बर्फीले कणों, धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं जो शनि के चारों ओर घूम रहे हैं। कैसिनी और ह्यूजेंस जैसे मिशनों ने इनके बारे में काफी जानकारी दी है। कैसिनी ने इसके एक रिंग की खोज की, ह्यूजेंस ने भी अध्ययन किया। अच्छा, तो ये कणों से बने हैं। शनि के बाद आते हैं अरुण और वरुण। इन्हें बर्फीले दानव या आइस जाइंट्स कहते हैं। ठीक, पहले अरुण की बात करते हैं। जी, अरुण या यूरेनस, इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। ये दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह था। इसे आइस जॉइंट कहते हैं क्योंकि इसमें गैसों के साथ साथ पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी जमी हुई चीजें ज्यादा हैं। और ये भी शुक्र की तरह उल्टा घूमता है, क्लॉकवाइज। हाँ, ये भी क्लॉकवाइज घूमता है। और इसकी एक और बहुत अजीब बात है, इसका झुकाव। झुकाव? कैसा झुकाव? इसका अक्षीय झुकाव, मतलब एक्सियल टिल्ट, करीब 98 डिग्री है। तो ऐसा लगता है जैसे ये अपनी कक्षा में लेटा हुआ लुढ़क रहा हो। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। 98 डिग्री मतलब लगभग पूरा लेटा हुआ। और इसका रंग, वो हल्का नीला हरा सा क्यों है? वो मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन गैस लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली हरी रोशनी को परावर्तित करती है। इसके भी करीब 27 ज्ञात उपग्रह हैं और हल्के छल्ले भी हैं इसके चारों ओर। और हाँ, ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। सबसे ठंडा, ठीक है। और आखिर में सबसे दूर 8वां ग्रह वरुण यानी नेपच्यून। हाँ, वरुण, ये भी एक आइस जाइंट है। अरुण का जुड़वां कह सकते हैं एक तरह से। इसका रंग भी मीथेन की वजह से काफी गहरा नीला है। और इसकी खोज भी बड़ी दिलचस्प थी, है ना? इसे देखा नहीं गया था पहले। बिल्कुल, इसकी मौजूदगी का अंदाजा पहले गणितीय गणनाओं से लगाया गया था। मतलब अरुण की कक्षा में कुछ गड़बड़ी देखकर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि कोई और ग्रह होना चाहिए जो उसे खींच रहा है। फिर उसी हिसाब से दूरबीन से खोजा गया। योहन गाले और अर्बन लेवेरियर का इसमें मुख्य योगदान था। वाह, गणित से खोज लिया ग्रह को। और इसके उपग्रह? इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा और सबसे मशहूर है। ट्राइटन की खास बात यह है कि ये वरुण के घूमने की दिशा से उल्टी दिशा में उसकी परिक्रमा करता है। अच्छा, तो ये थी हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों की एक संक्षिप्त यात्रा, बुध से वरुण तक। हर ग्रह की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान।
बिल्कुल। और ये क्रम मतलब सूरज से दूरी का क्रम और हर ग्रह की मुख्य विशेषताएं, जैसे सबसे छोटा, सबसे गर्म, लाल ग्रह, छल्लों वाला ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, ये सब याद रखना परीक्षाओं के लिहाज से काफी उपयोगी हो सकता है। हाँ, ये तो है। ये जानना कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है, हमेशा ही कितना रोमांचक होता है। सच में। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इन सब का निर्माण कैसे हुआ होगा, क्यों इनकी विशेषताएं इतनी अलग हैं। बहुत सारे सवाल हैं अभी भी। बिल्कुल। ये हमारे अपने ग्रह को मतलब बेहतर समझने में भी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी सिर्फ अंतरिक्ष में गोला नहीं है, इसमें कई अनोखी बातें हैं। आज हम इसकी बनावट, इसकी गतियां, सूरज से इसकी दूरी कैसे बदलती है, इसका झुकाव और हाँ, इसकी उम्र कैसे पता चली, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की आकृति मतलब शेप से शुरू करते हैं। हम अक्सर इसे गोल मान लेते हैं, पर क्या ये सच में पूरी तरह गोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की जो असल आकृति है उसे जियोइड कहते हैं, या थोड़ी और तकनीकी भाषा में कहें तो ओब्लेट स्फेरॉइड। आसान शब्दों में यूं समझिए कि ये ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई। अच्छा, जैसे संतरा होता है कुछ वैसा, पर शायद बहुत कम फर्क होगा। हाँ, संतरे जैसा। पर वो उभार और चपटापन बहुत ही मामूली है। और ये होता क्यों है, मतलब ये चपटापन और उभार? ये पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से है। देखिए, जब पृथ्वी घूमती है तो भूमध्य रेखा वाले हिस्से पर बाहर की तरफ एक खिंचाव पैदा होता है। इसे हम केंद्रापसारक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे आप कोई चीज रस्सी से बांधकर घुमाएं तो वो बाहर भागती है ना। हाँ, समझ गए। बिल्कुल वैसा ही। तो इस खिंचाव से इक्वेटोरियल हिस्सा थोड़ा सा उभर जाता है और ध्रुवों पर ये असर लगभग नहीं होता, इसलिए वो थोड़े चपटे रह जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से शायद इसका रेडियस मतलब त्रिज्या भी हर जगह एक जैसी नहीं होगी। हाँ, सही पकड़ा आपने। भूमध्य रेखीय त्रिज्या यानी इक्वेटोरियल रेडियस करीब 6,378 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या पोलर रेडियस थोड़ी कम है, लगभग 6,357 किलोमीटर। तो औसत कितना लेते हैं फिर? औसत त्रिज्या मीन रेडियस हम आमतौर पर 6371 किलोमीटर मानते हैं। ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और सैटेलाइट्स की कक्षाओं पर असर डालता है। ये तो हुई बनावट की बात। अब जरा पृथ्वी की गतियों को समझते हैं। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। जी, पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन। इसका मतलब है अपने ही अक्ष यानी एक्सिस पर घूमना। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसीलिए हमें सूरज पूर्व से उगता हुआ दिखता है। और एक चक्कर कितनी देर में पूरा होता है? एक चक्कर पूरा करने में इसे लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम अपनी सुविधा के लिए मोटा-मोटा 24 घंटे मान लेते हैं। अच्छा, और ये जो घूमने की स्पीड है, क्या ये हर जगह एक जैसी है, भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी सबसे तेज घूमती है, करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ, ये गति कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो ये लगभग शून्य हो जाती है। दिलचस्प है। और दूसरी वाली गति कौन सी है? वो है परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक अंडाकार मतलब दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल रास्ते पर लगाती है। वो रास्ता पूरी तरह गोल नहीं है। और इसमें कितना समय लगता है? 1 साल? हाँ, एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स और 9 सेकंड्स। ओह, तो यही वो अतिरिक्त 6 घंटे हैं जो हर 4 साल में जुड़कर एक पूरा दिन बन जाते हैं और लीप ईयर आता है। बिल्कुल सही। और इसकी कक्षीय गति मतलब ऑर्बिटल स्पीड भी काफी तेज है। कितनी तेज? पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से चलती है। सोचिए, एक सेकंड में करीब 30 किलोमीटर। तुलना करें अगर, तो हमारे सौर मंडल में बुध यानी मर्क्यूरी सबसे तेज घूमता है सूरज के चारों ओर और नेपच्यून सबसे धीमा। आपने बताया कि कक्षा अंडाकार है, तो इसका मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा बदलती रहती होगी? हाँ, ये दूरी फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, उस पॉइंट को कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। ये आमतौर पर 3 जनवरी के आसपास होता है। तब दूरी होती है लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर।
और जब सबसे दूर होती है? जब सबसे दूर होती है उसे कहते हैं अपसौर यानी एफिलियन। ये 4 जुलाई के आसपास होता है। तब दूरी करीब 152.5 मिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। ये तो बड़ी मजेदार बात है कि जब हम सूरज से सबसे दूर होते हैं जुलाई में, तब हमारे यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसका मतलब है कि मौसम पर दूरी का सीधा असर नहीं पड़ता। तो फिर मौसम क्यों बदलते हैं? मौसम बदलने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, न कि दूरी। वैसे ऐसा ही कुछ चांद के साथ भी होता है। जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है उसे उब्भू कहते हैं, और जब सबसे दूर तो अब्भू। अच्छा। तो अब आते हैं पृथ्वी के झुकाव पर। आपने अभी कहा कि मौसम के लिए यही जिम्मेदार है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एकदम सीधा नहीं है। वो अपनी कक्षा के तल ऑर्बिटल प्लेन के संबंध में 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसे कहते हैं अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट। और इसी से मौसम बदलते हैं? हाँ, इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर ज्यादा सीधी पड़ती हैं। कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां गर्मी, कभी दक्षिणी गोलार्ध। इसी से मौसम बदलते हैं। एक और झुकाव होता है ऑर्बिटल टिल्ट, कक्षीय झुकाव। वो क्या है? वो 66.5 डिग्री है। ये पृथ्वी के अक्ष और उसकी कक्षा के तल के बीच का कोण है। मतलब 90 डिग्रीज में से 23.5 घटा दें तो 66.5 डिग्री बचता है। समझ गया। पृथ्वी को समझने के लिए इसे कुछ काल्पनिक रेखाओं से बांटा भी तो जाता है ना, गोलार्ध वगैरह। हाँ बिल्कुल। अध्ययन की सुविधा के लिए अगर हम क्षैतिज रूप से देखें, हॉरिजॉन्टली, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर। और वर्टिकली? और अगर लंबवत यानी वर्टिकली देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फेयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बांटती है। ठीक है। अब एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल। वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है? मतलब ये अरबों साल पुरानी है, ये कैसे जाना? इसका पता लगाने के लिए एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे रेडियोधर्मी डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। इसका आइडिया अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1845 के आसपास दिया था। ये तकनीक इस बात पे आधारित है कि चट्टानों में कुछ रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो समय के साथ एक स्थिर दर से खत्म होते जाते हैं, मतलब उनका क्षय होता है। अच्छा, तो उनके क्षय की दर को मापकर उम्र का अंदाजा लगाते हैं? हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि कितना मूल तत्व बचा है और कितना क्षय होकर दूसरा तत्व बन गया है। इससे पता चल जाता है कि वो चट्टान कितनी पुरानी है। इसमें कौन कौन सी विधियां मुख्य हैं? देखिए, जो बहुत पुरानी चट्टानें हैं उनकी उम्र पता करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। इसके अलावा पोटेशियम आर्गन और रुबीडियम स्ट्रोंटियम विधियां भी काफी इस्तेमाल होती हैं। और जो नई चीजें हैं जैसे हजारों साल पुरानी? हाँ, जो हाल की चीजें हैं जैसे कुछ 1000 साल पुराने जीवाश्म या चट्टानें, उनके लिए कार्बन 14 डेटिंग, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, वो इस्तेमाल होती है। और क्लोरीन 36 जैसी कुछ और तकनीकें भी हैं। इन्हीं सब तरीकों से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। वाह! तो ये सारी बातें, पृथ्वी की ये थोड़ी चपटी उभरी बनावट, इसकी 2 तरह की गतियां, सूरज से बदलती दूरी, इसका वो 30-30.5 डिग्री का झुकाव और ये विभाजन, ये सब मिलकर ही हमारे ग्रह को वैसा बनाते हैं जैसा वो है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ परीक्षा में लिखने के लिए तथ्य नहीं है। ये वो चीजें हैं जो पृथ्वी के पूरे पर्यावरण को, यहाँ के जीवन को, हर चीज को कंट्रोल करती हैं। सच में, कभी इस पर सोचिएगा जरूर। पृथ्वी की ये जो एकदम सटीक मापें हैं, गतियां हैं, इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर और हमारे आसपास के पर्यावरण पर कितना गहरा, कितना जटिल असर पड़ता है। अक्षांश, देशांतर, फिर वो ग्रहण और सॉल्स्टिस इक्विनॉक्स, सीधे इन्हीं पर बात करते हैं, देखते हैं ये हैं क्या और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। ये असल में पृथ्वी पर किसी भी जगह का, आप कह सकते हैं, पता बताने का एक सिस्टम है। हाँ। और साथ ही ये समझने का तरीका कि कैसे पृथ्वी, सूरज और चांद की स्थितियां
उनकी चाल हमारे मौसम और दिन रात तय करती हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं या खगोलीय घटनाएं, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ी हैं। हाँ, ये बात तो है। तो शुरुआत करते हैं देशांतर से, यानी लॉन्गिट्यूड से। ये वो खड़ी रेखाएं हैं ना, हाँ जो नक्शे पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई दिखती हैं। हाँ, वर्टिकल लाइंस। इनमें सबसे खास है वो 0 डिग्री वाली रेखा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं जी। और ये लंदन के पास एक जगह है ग्रीनिच, वहां से होकर गुजरती है। अच्छा, और यहीं से दुनिया का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम तय होता है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं पूरी पृथ्वी के चारों तरफ। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन रेखाओं के बीच की दूरी वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, करीब 111.3 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों मतलब पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये दूरी कम होती जाती है और पोल्स पर पहुंचकर तो एकदम शून्य हो जाती है, क्योंकि सारी रेखाएं वहीं पर मिल जाती है। ओके, ये पॉइंट तो जरूरी है। और आपने कहा प्राइम मेरिडियन 8 देशों से गुजरती है, ये भी याद रखना होगा। हाँ, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। और इसी के ठीक पीछे मतलब 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन। वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है जानबूझकर, ताकि कोई एक ही देश या द्वीप समूह दो अलग अलग तारीखों में न बंट जाए। समझ गया। तो ये देशांतर या लॉन्गिट्यूड ये समय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी जगह की एकदम सटीक लोकेशन के लिए तो कुछ और भी चाहिए होगा। यहाँ पर शायद अक्षांश मतलब लैटिट्यूड काम आती है। ये वो आड़ी रेखाएं हैं पूरब से पश्चिम वाली। एकदम सही पकड़ा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इनमें सबसे अहम लैटिट्यूड है 0 डिग्री वाली यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये पृथ्वी को ठीक बीच से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न और सादर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। अच्छा, और इनके बीच की दूरी क्या वो भी बदलती है लॉन्गिट्यूड की तरह? नहीं, यही फर्क है। लॉन्गिट्यूड के उलट अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग बराबर ही रहती है, करीब करीब 111 किलोमीटर। इक्वेटर को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 181, ओके। और इनमें कुछ खास हैं जिनके नाम याद रखने चाहिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ पर एंटार्क्टिक सर्कल। हाँ, ये नाम तो सुने हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा। इन्हीं अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध मतलब हीट जोन्स बनते हैं। उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन्स और शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन्स। जलवायु यानी क्लाइमेट से जुड़े सवालों के लिए ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों मिलकर एक जाल जैसा है, एक ग्रिड बनाते हैं, जिससे हम पृथ्वी पर किसी भी जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल, यही है वो ग्रिड सिस्टम। किसी भी जगह का अक्षांश और देशांतर बता दिया तो उसकी सटीक लोकेशन पता चल जाती है। ग्रेट, ये ग्रिड सिस्टम तो समझ आ गया। अब जरा ग्रहण पर आते हैं। इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये कैसे होते हैं, इनमें क्या फर्क है? ये दरअसल सूर्य, पृथ्वी और चांद के एक सीध में आने का खेल है, उनकी अलाइनमेंट का। जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, मतलब क्रम होता है सन, मून, अर्थ, तो चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और हमें उस हिस्से से सूरज ढका हुआ दिखता है। इसी को सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, सन, मून, अर्थ, और ये पूरा भी हो सकता है और थोड़ा सा भी। हाँ, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल इक्लिप्स हो सकता है जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक ले। आंशिक हो सकता है जब थोड़ा हिस्सा ढके, या फिर वलयाकार भी हो सकता है जिसमें चांद सूरज के बीच में आ जाता है, लेकिन छोटा होने की वजह से किनारे एक रिंग की तरह दिखते हैं। समझ गया। और चंद्र ग्रहण, वो इसका उल्टा होगा? हाँ, चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स में पृथ्वी जो है वो सूरज और चांद के बीच आ जाती है। अलाइनमेंट होता है सन, अर्थ, मून। तब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और चांद या तो पूरी तरह छिप जाता है या फिर धुंधला या तांबे जैसा लाल दिखने लगता है। अच्छा, तो इसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है, सन, अर्थ, मून। जी, और कभी-कभी चंद्र ग्रहण के समय सुपर मून वाली स्थिति भी बन जाती है। सुपर मून, वो क्या होता है? सुपर मून तब होता है जब चांद अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। उस पॉइंट को पेरिजी कहते हैं।
तो उस वक्त चांद थोड़ा ज्यादा बड़ा और चमकीला नजर आता है। वाह, ये अलाइनमेंट का खेल तो बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, अब मेरा अगला टॉपिक है सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स। इनके बारे में भी काफी सुना है। कहते हैं मौसम बदलने से इनका सीधा संबंध है। ये कैसे होता है? इसका जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी का अपने घूमने वाले अक्ष माने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका होना। ये झुकाव फिक्स्ड है और इसी झुके हुए अक्ष के साथ पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। यही झुकाव और चक्कर मिलकर मौसम बनाते हैं। 23.5 डिग्री का झुकाव। ओके, तो सॉल्स्टिस? हाँ, देखिए साल में एक समय आता है करीब 21 जून के आसपास, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है। उस समय सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। इसी को हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। समर सॉल्स्टिस मतलब गर्मी वाला होती है। और इसी समय नॉर्थ पोल पर 6 महीने लंबा दिन शुरू हो जाता है। सूरज डूबता ही नहीं। अरे वाह, 6 महीने का दिन। तो फिर विंटर सोल्स्टिस इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल, करीब 22 दिसंबर के आसपास स्थिति उलट जाती है। अब दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है। सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध के लिए विंटर सोल्स्टिस है। मतलब हमारे यहाँ सर्दी वाला। हाँ, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उल्टा सबसे लंबा दिन और साउथ पोल पर 6 महीने का दिन शुरू होता है। गॉट इट। तो 2 सोल्स्टिस हो गए। और इक्विनॉक्स ये कब होता है? इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है। एक बार लगभग 21 मार्च को, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और दूसरी बार लगभग 23 सितंबर को, जिसे ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। इन दोनों दिनों पर पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है न ही उससे दूर, मतलब वो साइड ऑन होता है एक तरह से। नतीजा ये होता है कि सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। अच्छा, सीधे इक्वेटर पर। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है, करीब 12-12 घंटे की। इक्विनॉक्स शब्द का मतलब ही होता है इक्वल नाइट। कमाल है। तो मतलब सॉल्स्टिस में दिन रात सबसे छोटे बड़े होते हैं और इक्विनॉक्स पर बराबर। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर लोकेशन का ग्रिड बनाते हैं। ग्रहण जो हैं वो सूरज, पृथ्वी और चांद की अलाइनमेंट का नतीजा है, और सॉल्स्टिस व इक्विनॉक्स पृथ्वी के झुकाव और सूरज के चक्कर लगाने से जुड़े मौसम के इंडिकेटर्स हैं। हाँ, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे देशांतर से टाइम जोन्स तय होते हैं, अक्षांश से क्लाइमेट जोन्स का अंदाजा लगता है, और सॉल्स्टिस इक्विनॉक्स मौसम और दिन रात की लंबाई तय करते हैं। ये सोचना ही काफी दिलचस्प है कि जो भी हम सतह पर देखते हैं, मतलब चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या फिर अचानक आने वाले भूकंप, उन सब का सीधा कनेक्शन पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है उससे है। हाँ बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि हम सीधे अंदर झांक तो सकते नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों को आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष तरीके जैसे कि अंदर का तापमान कैसा है, दबाव कितना है, घनत्व मतलब डेंसिटी कैसी है। लेकिन सबसे कारगर तरीका है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, जिन्हें साइज्मिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, साइज्मिक वेव्स। हाँ, ये तरंगे पृथ्वी की अलग अलग परतों से गुजरते हुए अपनी चाल बदलती हैं, और इसी से हमें अंदर के स्ट्रक्चर का पता चलता है। हाँ, कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है वो भी एक डायरेक्ट सोर्स है, उससे भी थोड़ी मदद मिल जाती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट के तौर पर कैसे काम करती है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी की परतों से, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मोटे तौर पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। सबसे बाहर वाली, जिस पर हम रहते हैं, वो है क्रस्ट यानी भूपरपटी। ये काफी पतली है। हाँ। उसके नीचे है मैंटल, जो काफी मोटा हिस्सा है, और एकदम केंद्र में सेंटर में है कोर यानी क्रोड। ओके, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और ये जो क्रस्ट है, क्या ये हर जगह एक जैसी है? नहीं, क्रस्ट भी 2 तरह की है। जहां महाद्वीप है मतलब जमीन है, वहां ये मोटी होती है,
इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। अच्छा, सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल, वो सियाल वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, सियाल। और जहां महासागर हैं, समुद्र के नीचे, वहां ये पतली होती है। इसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। ये ज्यादा भारी, मतलब डेंस होती है और इसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम ज्यादा होता है, सीमा। सीमा, अच्छा, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और ये ज्यादातर बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है ना? हाँ, सही। अब क्रस्ट के ठीक नीचे आता है मेंटल। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है वॉल्यूम के हिसाब से, और ये भी ज्यादातर सीमा से ही बना है। इसका ऊपरी भाग, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि एक तरह से अर्ध पिघली, सेमी मोल्टन अवस्था में है, जैसे बहुत गाढ़ा शहद या तारकोल समझ लीजिए। अच्छा, मतलब प्लास्टिक जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसी परत के ऊपर पृथ्वी की ठोस प्लेटें तैरती हैं, और ज्वालामुखी के लिए जो मैग्मा होता है ना, वो भी यहीं से आता है। ओके, और आपने लिथोस्फीयर का भी जिक्र किया था? हाँ, लिथोस्फीयर असल में क्रस्ट और मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला ठोस हिस्सा है, उन दोनों को मिलाकर बनता है। ये करीब 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है। यही वो हिस्सा है जो प्लेटों में टूटा हुआ है। समझ गया। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग बराबर लिथोस्फीयर, ठीक है। अब सबसे अंदर चलते हैं, कोर। हाँ, कोर। इसके भी 2 हिस्से हैं, बाहरी कोर, आउटर कोर, और आंतरिक कोर, इनर कोर। बाहरी कोर वो तरल है, लिक्विड स्टेट में। तरल इतनी गहराई में? हाँ, ये लगभग 2300 किलोमीटर मोटी परत है, और इसमें पिघला हुआ लोहा और निकल है। और पता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, वो इसी तरल बाहरी कोर की गति के कारण बनता है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और आंतरिक कोर? आंतरिक कोर बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन उस पर दबाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो ठोस बन गया है। अच्छा, मतलब ज्यादा गर्मी के बावजूद ठोस, प्रेशर की वजह से? बिल्कुल। प्रेशर इतना है कि एटम्स हिल भी नहीं पाते। ये करीब 1200 किलोमीटर मोटा है, और क्योंकि कोर में मुख्य रूप से निकेल और आयरन है, इसीलिए इसे निफे परत भी कहते हैं। निफे? हाँ, ये नाम सुना है। तो ये जो लिथोस्फीयर की बात हुई, जो ठोस परत है, ये मतलब एक पूरा खोल नहीं है, ये टुकड़ों में है। हाँ, यही बात है। ये लिथोस्फीयर कई विशाल कठोर चट्टानी टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स? हाँ, और ये प्लेटें नीचे की उस गाढ़ी सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर परत पर बहुत धीरे धीरे तैर रही हैं, या कहिए खिसक रही हैं। कितना धीरे? बहुत धीरे, साल में बस कुछ सेंटीमीटर, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये प्लेटें लगातार हिल रही हैं? बिल्कुल। और इन प्लेटों के जो किनारे हैं, हाँ, जहाँ ये एक दूसरे से मिलती हैं या दूर जाती हैं, वहीं पर दुनिया के ज्यादातर भूगर्भीय हलचल होती है। जैसे कि? जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, पहाड़ों का बनना, ये सब ज्यादातर इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर होता है। कुछ बड़ी प्लेटों के नाम सुने होंगे आपने? यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। हाँ, सुने। इन्हीं प्लेटों के आपस में टकराने, दूर जाने या अगल बगल खिसकने से ही धरती का नक्शा लगातार बदलता रहता है। टकराती हैं तो उनके किनारों पर चट्टानों में स्ट्रेस जमा होता है, ऊर्जा जमा होती है। जब ये स्ट्रेस चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो वो टूटती हैं और जमा हुई ऊर्जा अचानक से निकलती है। इसी से पृथ्वी कांपती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। अच्छा, और वो फोकस और एपिसेंटर क्या होता है? जहां पृथ्वी के अंदर चट्टान टूटती है और ऊर्जा निकलती है, उस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु होता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। नुकसान एपिसेंटर के आसपास सबसे ज्यादा होता है। और इन कंपनों को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, सिस्मोग्राफ इन भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ये तरंगे भी अलग अलग तरह की होती हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की। पहली है बॉडी वेव्स, जो पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं। इनमें भी 2 टाइप हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी और एस? ई मतलब प्राइमरी, ये सबसे तेज होती हैं और ठोस, तरल, गैस तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं। अच्छा। दूसरी हैं एस तरंगे यानी सेकेंडरी। ये पी तरंगों से धीमी होती हैं और इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, तरल से नहीं। ओह,
तो क्या इसका मतलब? बिल्कुल, एस तरंगे बाहरी कोर से नहीं गुजर पाती और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। कमाल है, ये तो एक पहेली सुलझाने जैसा है। हाँ, फिर जब ये बॉडी वेव्स P और S सतह पर पहुंचती हैं तो वे सरफेस वेव्स यानी सतही तरंगे पैदा करती हैं। ये तरंगे पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती हैं और आमतौर पर बिल्डिंग्स वगैरह को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाती हैं। और भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं? वो रिक्टर स्केल? हाँ, 2 मुख्य पैमाने हैं। रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान निकली कुल ऊर्जा को मापता है, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब रिक्टर स्केल पर हर एक नंबर बढ़ने का मतलब है लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा। बाप रे, 32 गुना। हाँ, और दूसरा है मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल? ये भूकंप से हुए नुकसान के आधार पर उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को मापता है। मतलब लोगों ने क्या महसूस किया, इमारतों को कितना नुकसान हुआ वगैरह। ठीक है, समझ गया। मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर और इंटेंसिटी के लिए मर्कैली। अच्छा, अब जरा इन प्लेट सीमाओं यानी प्लेट बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा और बताइए। ये कितने प्रकार की होती हैं? मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। 3? कौन-कौन सी? पहली है अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। दूर तो बीच में खाली जगह बन जाती होगी। हाँ, और उस खाली जगह में नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आता है, ठंडा होकर जमता है और नई क्रस्ट बन जाती है। समुद्रों के बीच में जो पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं हैं, मिड ओशनिक रिज, वो इसी तरह बनती हैं। अच्छा, नई जमीन बनती है यहाँ। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अभिसारी सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर टकराती हैं। टकराती हैं, तब क्या होता है? इसमें कई चीजें हो सकती हैं। अगर एक ओशानिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएं, तो भारी वाली ओशानिक प्लेट हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन? हाँ, इससे गहरी समुद्री खाइयां बनती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट पर ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, जैसे एंडीज पर्वत। अगर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेटें टकराएं तो कोई नीचे नहीं धंसती, बल्कि दोनों मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बना देती हैं। जैसे कि हिमालय? बिल्कुल, हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही बना है। यहाँ पुरानी क्रस्ट नष्ट होती है या फिर मुड़ जाती है। दिलचस्प। और तीसरी? तीसरी है संरक्षी या रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें ना तो टकराती हैं न दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल रगड़ते हुए खिसकती हैं। अगल बगल? हाँ, हॉरिजॉन्टली, जैसे 2 गाड़ियां एक दूसरे को साइड से रगड़ते हुए निकल जाएं। यहाँ बड़े बड़े भ्रंश यानी फॉल्ट्स बनते हैं। यहाँ न तो क्रस्ट बनती है न नष्ट होती है, लेकिन हाँ, इन सीमाओं पर अक्सर बहुत तीव्र और खतरनाक भूकंप आते हैं। कोई उदाहरण? कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। अच्छा, सैन एंड्रियास फॉल्ट, समझ गया। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि पृथ्वी की गहराई में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये प्लेटों की जो मूवमेंट है और सतह पर जो हमें दिखता है, पहाड़, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक पूरा सिस्टम है ये। बिल्कुल सही कहा, ये सब इंटरकनेक्टेड है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जिस तरह ये प्लेटें आज भी खिसक रही हैं, भविष्य में ये पृथ्वी के नक्शे को और कैसा आकार देंगी। हाँ, लाखों साल बाद दुनिया कैसे दिखेगी, ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा सवाल ये कि क्या इन आंतरिक प्रक्रियाओं की हमारी जो समझ बढ़ रही है, उससे हम कभी भूकंप जैसी आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान लगा पाएंगे या कम से कम उनसे निपटने के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। वाकई, ये विषय जितना जटिल है उतना ही महत्वपूर्ण भी। खैर, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। महाद्वीप और महासागर, हाँ, है ना? हाँ। इसमें एक आइडिया है महाद्वीपीय विस्थापन का, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा। ये कहता है कि आज जो हमें अलग अलग महाद्वीप दिखते हैं, हाँ। वो कभी एक ही विशाल भूखंड थे। मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट? पैंजिया कहते थे शायद उसे। हाँ, पैंजिया। और फिर वो धीरे धीरे खिसक कर अलग हो गए। और इसके सबूत भी बड़े मजेदार हैं। मैंने पढ़ा था, जैसे दुनिया के नक्शे को देखें तो लगता है कुछ महाद्वीपों के किनारे एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कोई पजल हो। जिगसॉ फिट कहते हैं इसे शायद। हाँ, जिगसॉ फिट। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। और सिर्फ यही नहीं, और क्या है? आप सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बसे महाद्वीपों पर, जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका,
वहां एक जैसे पुराने पौधों और जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं। अच्छा, मतलब वो जीव तैर कर तो नहीं गए होंगे इतनी दूर? बिल्कुल नहीं। और सोने जैसे कुछ खास खनिज उनके प्लेसिड डिपॉजिट अटलांटिक के दोनों तरफ मिलते हैं। और अलग-अलग महासागरों के पार जो चट्टानें हैं, उनकी उम्र और बनावट में भी समानताएं मिलती हैं। ये सब उसी विस्थापन की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये महाद्वीप खिसकते क्यों हैं? आखिर इतनी बड़ी-बड़ी जमीन हिलती कैसे है? देखिए, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के मैंटल में, मतलब सतह के नीचे जो एक मोटी, गर्म, पिघली चट्टानों की परत है ना, हाँ, मेंटल। उसमें चलती हैं संवहन धाराएं, मतलब कन्वेक्शन करंट्स। जैसे पानी उबलता है बर्तन में, गर्म ऊपर ठंडा नीचे। हाँ, कुछ वैसा ही, पर बहुत बहुत धीमी गति से। और यही धाराएं ऊपर तैर रही टेक्टोनिक प्लेटों को धीरे धीरे खिसकाती हैं। और इन्हीं प्लेटों पर हमारे महाद्वीप टिके हुए हैं। एग्जैक्टली। तो इसी से जुड़ी है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली बात, मतलब समुद्र का तल फैलना। हाँ, बिल्कुल। मैंने मध्य महासागरीय कटकों के बारे में पढ़ा है, मिड ओशियानिक रिज। ये समुद्र के नीचे पहाड़ जैसे होते हैं। सही। ये वो जगह हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। अच्छा, नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आता है, ठंडा होकर नई समुद्री परत, मतलब नया सी फ्लोर बनाता है। तो इसीलिए इन कटकों के पास की चट्टानें सबसे नई होंगी। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे, चट्टानें पुरानी होती जाएंगी। और वो जो महासागरीय गर्त हैं, ट्रेंचेस, वो सबसे गहरे हिस्से? हाँ, वो वहां बनते हैं जहां पुरानी ठंडी समुद्री परत वापस मैंटल में धंस रही होती है। सबडक्शन होता है वहां। तो ये प्लेटों का खिसकना, टकराना, दूर जाना, यहीं से ज्वालामुखी की कहानी भी जुड़ती होगी फिर। बिल्कुल। ज्वालामुखी दरअसल पृथ्वी की सतह पर वो दरारें या छेद हैं जहां से पिघली हुई चट्टान, मतलब मैग्मा, गैसें और राख बाहर निकलते हैं। और ये अक्सर वहीं पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें मिल रही हों। जैसे सबडक्शन जोन में। हाँ, जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही हो, या फिर जहां प्लेटें अलग हो रही हों। जैसे वो मिड ओशियनिक रिज पर। सही कहा। इनके अलग-अलग प्रकार भी होते हैं, काल्डेरा, सिंडर कोन वगैरह। हाँ, होते हैं। मुख्य रूप से विस्फोट के तरीके और बनने वाली शेप के आधार पर। जैसे काल्डेरा जो है, वो बहुत बड़े विस्फोटक उद्गार के बाद बने विशाल गड्ढे होते हैं। अच्छा। सिंडर कोन थोड़े छोटे कोन जैसे पहाड़ होते हैं जो राख और सिंडर के जमा होने से बनते हैं। और वो मिश्रित वाले कंपोजिट। हाँ, कॉम्पोजिट या स्ट्रैटोवोल्केनो, ये परत दर परत लावा और राख के जमने से बनते हैं। काफी बड़े और ढलान वाले होते हैं, जैसे जापान का माउंट फूजी एक क्लासिक उदाहरण है। समझ गया। अच्छा, अब जरा चट्टानों पे आते हैं। ये तो जैसे पृथ्वी के इतिहास की डायरी है। 3 तरह की होती है ना मेनली, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सही पहचाना। इग्नेस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में बदलती रहती हैं। चट्टान चक्र, रॉक साइकिल। बिल्कुल। सोचिए, कोई भी चट्टान अगर वो बहुत ज्यादा तापमान पर पिघल जाए तो क्या बनेगी? मैग्मा। हाँ, और जब ये मैग्मा ठंडा होकर जमता है तो बनती है आग्नेय यानी इग्नेस चट्टान। जैसे ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। ग्रेनाइट शायद तब बनता है जब मैग्मा धरती के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है। एकदम सही, वो इंट्रूसिव कहलाता है। और बेसॉल्ट तब जब लावा सतह पर आकर जल्दी ठंडा हो जाता है, वो एक्सट्रूसिव। ठीक है, फिर मौसम की मार पड़ती है, हवा, पानी, बर्फ, तो ये आग्नेय चट्टान या कोई भी चट्टान टूटती फूटती है। छोटे छोटे कण बन जाते हैं, सेडिमेंट्स। हाँ, अवसाद। ये कण फिर हवा या पानी से बहकर कहीं जमा होते हैं, परत दर परत। और फिर दबाव पड़ता होगा। बिल्कुल। दबाव पड़ने पर ये कण आपस में जुड़ जाते हैं, सीमेंट हो जाते हैं एक तरह से। इसे लिथिफिकेशन कहते हैं और बन जाती है अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टान। जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, जो रेत के कणों से बनता है। हाँ, या चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जो समुद्री जीवों के खोल या कंकाल के टुकड़ों से बनता है। और कोयला भी तो एक अवसादी चट्टान ही है। हाँ, वो दबे हुए पेड़ पौधों से बनता है। ठीक है। और तीसरी कौन सी थी? कायांतरित। मेटामॉर्फिक। इसका क्या मतलब है? कायांतरित मतलब जिसका रूप बदल गया हो। जब कोई भी पुरानी चट्टान, चाहे आग्नेय हो या अवसादी, बहुत ज्यादा गर्मी या दबाव या दोनों के कारण अपना रूप और गुण बदल लेती है तो वो कायांतरित बन जाती है। मतलब वो पिघलती नहीं है? नहीं, पिघलती नहीं है, बस उसकी बनावट, उसके मिनरल्स बदल जाते हैं।
ठोस अवस्था में ही बदलाव आता है। कोई उदाहरण? जैसे चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, वो ज्यादा गर्मी और दबाव से संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। अच्छा, ताजमहल वाला मार्बल। हाँ, और ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, वो नाइस नाम की कायांतरित चट्टान में बदल सकता है। तो ये चक्र चलता रहता है, कोई भी चट्टान किसी भी दूसरे प्रकार में बदल सकती है। बिल्कुल, यही रॉक साइकिल है। चलिए, अब बात करते हैं समुद्र की एक बेहद खूबसूरत और नाजुक रचना की, मूंगा, कोरल्स। हाँ, मूंगा। ये असल में छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, पॉलिप्स कहते हैं इन्हें। जीव होते हैं? मुझे लगा था पत्थर जैसे होते हैं। नहीं, ये जीव हैं जो समूहों में मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, और ये अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर ढांचा बनाते हैं। अच्छा, जैसे सीप बनाती है। हाँ, कुछ वैसा ही। और जब लाखों करोड़ों पॉलिप्स के ये ढांचे जुड़ते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो विशाल संरचनाएं बन जाती हैं। उन्हीं को मूंगा चट्टान या कोरल रीफ्स कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। बिल्कुल, वो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। इनके लिए तो खास तरह का माहौल चाहिए होता है ना, ये हर कहीं तो नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें बढ़ने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। जैसे कि? एक तो पानी साफ होना चाहिए, दूसरा खारा पानी हो मतलब सॉल्ट वाटर, तीसरा पर्याप्त धूप चाहिए। धूप? पानी के अंदर? हाँ, क्योंकि इनके साथ शैवाल रहते हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए धूप चाहिए, इसलिए ज्यादातर उथले पानी में मतलब शैलो वाटर में मिलते हैं। अच्छा, और सबसे जरूरी पानी का तापमान। इन्हें गर्म पानी पसंद है, पर बहुत ज्यादा गर्म नहीं। लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इनके लिए ठीक रहता है। और ये इतने रंग बिरंगे कैसे होते हैं? लाल, हरे, नीले? वो रंग इनका अपना नहीं होता। इनके टिश्यूज में मतलब ऊतकों में ज़ूक्सिंथेली नाम के बहुत छोटे छोटे शैवाल रहते हैं। अच्छा, शैवाल। हाँ, और ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है, मतलब सहजीवन। शैवाल फोटोसिंथेसिस करके मूंगे को भोजन देते हैं, और यही शैवाल मूंगे को उसके सुंदर रंग भी देते हैं। और बदले में शैवाल को क्या मिलता है? मूंगे से उन्हें रहने की सुरक्षित जगह और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। कमाल का रिश्ता है। लेकिन हमने प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी काफी सुना है, वो क्या होता है? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है आजकल। जब समुद्री पानी का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, हाँ, तो मूंगा तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में। और इस तनाव की वजह से वो अपने अंदर रहने वाले ज़ूक्सिंथेली शैवाल को बाहर निकाल देता है। ओहो, मतलब अपने रंग और भोजन के स्रोत को ही बाहर कर देता है। हाँ, और उन रंगीन शैवालों के बिना मूंगे का अपना सफेद कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल दिखने लगता है, इसीलिए वो सफेद हो जाते हैं। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या ये हमेशा के लिए मर जाते हैं फिर? जरूरी नहीं। अगर पानी का तापमान जल्दी ही वापस नॉर्मल हो जाए तो शैवाल लौट सकते हैं और मूंगा बच सकता है। लेकिन अगर ब्लीचिंग ज्यादा समय तक रहे या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मूंगे मर भी सकते हैं। ये तो चिंता की बात है। तो मतलब इन सब बातों को अगर जोड़ें, महाद्वीपों का खिसकना, चट्टानों का बदलना, ज्वालामुखी का फटना और यहाँ तक कि इन नाजुक मूंगों का जीवन, पृथ्वी की ये सारी प्रणालियां एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, सब इंटरकनेक्टेड है। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि पृथ्वी पर ये प्राकृतिक बदलाव तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन अब जो मानवीय गतिविधियां हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन, हाँ, बढ़ता हुआ तापमान, उसके कारण इन प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ रहा है। खासकर मूंगा चट्टानों जैसे जो बहुत संवेदनशील इकोसिस्टम है, उनके भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सोचने वाली बात है। इस बारे में आपकी क्या राय है? पृथ्वी की इन प्रक्रियाओं और मानवीय दखल का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा? वायुमंडल, देखिए, असल में कई गैसों, जलवाष्प और हाँ, धूल कणों का एक जटिल मिश्रण है। और इसकी अलग अलग परतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा मौसम, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ इसी पर तो टिका है। तो चलिए एक एक करके परत दर परत इसकी खासियतों को देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं सबसे नीचे वाली परत से, जहां हम सब हैं, शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। सारा मौसम यही बनता है ना? एकदम सही कहा। यह पृथ्वी की सतह से लगी हुई परत है। ध्रुवों पर देखें तो करीब 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर थोड़ा ज्यादा, लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक। वायुमंडल का ज्यादातर भार मतलब करीब 75% और लगभग सारी जलवाष्प और धूल कण वो सब इसी परत में है।
और हाँ, जैसा आपने कहा, मौसम की सारी हलचल, बादल, बारिश, कोहरा, ओले गिरना, सब यहीं होता है। एक और ख़ास बात है इसमें, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। ओ हाँ, वो नॉर्मल लैप्स रेट जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सामान्य हरास दर ये करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की गिरावट होती है। अच्छा, तभी पहाड़ों पर ऊपर जाते हुए ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर फिर कौन सी परत है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। मैंने सुना है वो काफी शांत रहती है। हाँ, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर और लगभग 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक फैला है समताप मंडल। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ओजोन परत की मौजूदगी। ये बहुत जरूरी है। यही परत सूरज से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, मतलब यूवी रेज, उन्हें सोख लेती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। बढ़ता है? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ओजोन गैस जब यूवी किरणें सोखती है तो वो गर्म हो जाती है, और क्योंकि यहाँ बादल वगैरह नहीं होते, मौसम की गड़बड़ी नहीं होती, तो ये परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सही मानी जाती है, एकदम स्थिर। समझ गया, मतलब यूवी से सुरक्षा भी और प्लेन्स के लिए शांत रास्ता भी। अच्छा, इसके बाद और ऊपर चलें तो मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, वहां क्या है? हाँ, समताप मंडल के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल। यहाँ मामला फिर बदल जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ तेजी से गिरता है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह बन जाती है। मतलब तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाप रे, -100 डिग्री। जी हाँ, और जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं ना, मेटियोर्स, वो ज्यादातर इसी परत में हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं, जिन्हें हम कभी-कभी टूटता तारा समझ लेते हैं। अरे वाह, तो वो टूटते तारे असल में यहाँ जलने वाले उल्कापिंड है। ये भी एक तरह का सुरक्षा कवच ही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर तापमान फिर से बढ़ता है थर्मोस्फीयर में? बिल्कुल, मध्य मंडल के बाद थर्मोस्फीयर शुरू होता है। यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली होती है, विरल, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो सूरज के बहुत तेज ऊर्जा सोखते हैं। इसलिए यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान फिर बहुत तेजी से बढ़ता है, हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी थर्मोस्फीयर का एक निचला हिस्सा है आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर, लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच। आयन मंडल, हाँ ये तो सुना है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। एकदम, इसमें ना विद्युत आवेशित कण होते हैं, आयन्स, और ये आयन्स क्या करते हैं कि पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लौटा देते हैं। इसी वजह से हम दूर के रेडियो स्टेशन सुन पाते हैं। कमाल है, रेडियो वेव्स का ये रिफ्लेक्शन। अच्छा, और फिर सबसे बाहर, अब तो हम लगभग अंतरिक्ष में पहुंच गए, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। हाँ बिल्कुल, ये वायुमंडल की सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी परत है। इसकी कोई साफ सीमा नहीं है, ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में ही मिल जाती है। यहाँ हवा इतनी कम है, इतनी विरल है कि लगभग है ही नहीं, और यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत हल्की गैसें मिलती हैं जो धीरे धीरे स्पेस में खो जाती हैं। तो ये तो हो गई ही परतों की पूरी संरचना, एक के ऊपर एक। लेकिन वायुमंडल में सिर्फ गैसें थोड़ी है, पानी भी तो है। नमी, बादल, बारिश, इसका क्या सिस्टम है? सही सवाल है। देखिए, हवा में जो पानी भाप के रूप में मौजूद होता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। जब ये भाप वाली हवा ठंडी होती है तो ये भाप वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, यानी कॉन्डेंसेशन। अच्छा, कॉन्डेंसेशन। हाँ, अगर ये जमीन के पास हो तो ओस बन जाती है, या कोहरा या पाला, और अगर ऊंचाई पर हो तो बादल बन जाते हैं। बादल, हाँ वो तो रोज ही दिखते हैं अलग अलग तरह के। इनका भी कोई क्लासिफिकेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मुख्य रूप से ऊंचाई और उनकी बनावट, मतलब वो दिखते कैसे हैं, उसके आधार पर। जैसे सबसे ऊंचाई पर जो पतले रेशे जैसे दिखते हैं वो पक्षाभ मेघ यानी सिरस क्लाउड्स होते हैं। ये बर्फ के कणों से बनते हैं। हाँ। फिर वो जो रुई के ढेर जैसे लगते हैं फूले फूले से, वो कपासी मेघ यानी क्यूमुलस क्लाउड्स हैं। ये अक्सर साफ मौसम में दिखते हैं। हाँ, वो सफेद वाले। जी। फिर जो चादर की तरह पूरे आसमान में फैल जाते हैं, स्लेटी रंग के, वो होते हैं स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड्स कहलाते हैं। इनसे कभी कभी हल्की बूंदाबांदी होती है। हाँ। और जो गहरे काले या गहरे स्लेटी बादल होते हैं,
जिनसे तेज बारिश या बर्फबारी होती है, वो वर्षा मेघ यानी निम्बस क्लाउड्स कहलाते हैं। निम्बस मतलब बारिश वाले बादल। हाँ, ये अक्सर कपासी या स्तरी बादलों के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे क्यूमुलोनिम्बस या निम्बोस्ट्रैटस। और जब इन बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के कण इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें रोक नहीं पाती, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। यानी बारिश, स्नोफॉल, ओले, ये सब वर्षण है। बिल्कुल, ये सब वर्षण के ही अलग-अलग रूप हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये हमारे पृथ्वी के जल चक्र वाटर साइकिल का एक बहुत अहम हिस्सा है। वाकई कमाल की व्यवस्था है। तो हर परत का अपना रोल है। क्षोभ मंडल में मौसम, समताप मंडल में ओजोन शील्ड, मध्य मंडल में उल्कापिंडों से बचाव, आयन मंडल से रेडियो संचार, और फिर जलवाष्प से बादल और बारिश। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और ये सब जानकर ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि हम मानवीय गतिविधियां जैसे प्रदूषण फैलाना, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ाना, इनसे इन परतों पर क्या असर डाल रहे हैं, खासकर क्षोभ मंडल और समताप मंडल की ओजोन परत पर। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं हमारे भविष्य के लिए, जलवायु परिवर्तन के रूप में या ओजोन परत के कमजोर होने के रूप में, ये सोचने वाली बात है। भू आकृति विज्ञान, जियोमोर्फोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। ये जानना वाकई में दिलचस्प है कि हमारे चारों तरफ ये पहाड़, ये घाटियां और मैदान आखिर बनते कैसे हैं, और वक्त के साथ इनमें बदलाव क्यों आता रहता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली कहानी है, पृथ्वी की अपनी कहानी। देखिए, जहां तक मैंने समझा है, मोटे तौर पर दो तरह की ताकतें काम करती हैं। सही कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही। दो मुख्य तरह की। एक तो वो जो धरती के अंदर से आती हैं, उन्हें हम कहते हैं आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्सेस। जी, एंडोजेनिक। और दूसरी वो जो धरती की सतह पर बाहर से असर डालती हैं, वो है बाह्य बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। हाँ, एक्सोजेनिक। तो आज हम इन्हीं दो ताकतों और इनसे बनने वाली जो अलग अलग आकृतियां हैं, जिन्हें स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स कहते हैं, उन पर थोड़ा गौर करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये दोनों बल कैसे मिलकर काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं इन आंतरिक बलों की, एंडोजेनिक फोर्सेस। इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पृथ्वी के अंदर से। हाँ, पृथ्वी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों से, जैसे पृथ्वी के गर्भ की जो गर्मी है, या फिर वो जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनके टूटने से, उससे भी ऊर्जा निकलती है। अच्छा। और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? एक तो शायद वो पटल विरूपण। डायास्ट्रोफिज्म। हाँ, पटल विरूपण। ये एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया है। धीमी मतलब? कितनी धीमी? मतलब जिससे जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे लाखों सालों में ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। जैसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनती है ना, वो इसी से। ओह, तो हिमालय जैसे पहाड़ इसी धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन आंतरिक बलों में सिर्फ धीमी प्रक्रियाएं नहीं है। अच्छा, और क्या है? कुछ अचानक होने वाली घटनाएं भी हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना। हाँ, वो तो अचानक होता है। और भूकंप भी? भूकंप, ये सब आकस्मिक बल है, सडन फोर्सेस। तो ये सारे बल मिलकर असल में धरती पर नई आकृतियां बनाने का काम करते हैं। बनाने का काम मतलब ये कंस्ट्रक्टिव हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। ये आंतरिक बल पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई और गहराई पैदा करते हैं, मतलब विषमताएं बनाते हैं। इसीलिए इन्हें रचनात्मक बल या कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये पृथ्वी को उसका शुरुआती ढांचा देते हैं, जिस पर फिर बाहरी ताकतें काम करती हैं। एकदम सही। ये एक कैनवस तैयार करते हैं, जिस पर फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस अपनी चित्रकारी करते हैं। कमाल है। तो ये अंदरूनी ताकतें तो हो गई निर्माता। हाँ। अब आते हैं बाहरी ताकतों पर, एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन्हें ऊर्जा मिलती है मुख्य रूप से सूरज से, और कुछ हद तक गुरुत्वाकर्षण भी इसमें भूमिका निभाता है। सूरज से? जी। कैसे? देखिए, सूरज मौसम और जलवायु को कंट्रोल करता है। तापमान, बारिश, हवा, ये सब एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी हैं। अच्छा, तो इन्हें ऐसे समझे जैसे कोई मूर्तिकार हो जो अंदरूनी ताकतों से बने पत्थर या जमीन को धीरे धीरे तराश कर नया रूप दे रहा हो। हाँ, ये उपमा काफी अच्छी है। बिल्कुल, ये तराशने का काम करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है अपक्षय यानी वेदरिंग। वेदरिंग, ये क्या होता है? चट्टानों का टूटना। हाँ, लेकिन अपनी ही जगह पर। इसमें चट्टानें टूटती फूटती हैं, कमजोर पड़ती हैं, पर उनका मलबा कहीं बहकर नहीं जाता, वो वहीं रहता है। अपनी ही जगह पर।
ओके, ये कैसे होता है? इसके कई तरीके हैं। एक है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। इसमें तापमान के घटने बढ़ने से या पानी के जमने पिघलने से या दबाव हटने से चट्टानें टूटती हैं। जैसे रेगिस्तान में दिन में गर्मी, रात में सर्दी से चट्टानें चटक जाती हैं। बिल्कुल। फिर है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। इसमें पानी या हवा में जो गैसें हैं उनके साथ चट्टानों के खनिजों की रासायनिक क्रिया होती है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, हाँ वो एक अच्छा उदाहरण है। या जैसे चूना पत्थर पानी में घुल जाता है। और तीसरा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैविक मतलब जीवों से? हाँ, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें फैलकर चट्टानों में दरार डाल देती हैं, या केंचुए और दूसरे छोटे जीव मिट्टी बनाते हैं, ये सब। तो मतलब एक ही चट्टान पर ये तीनों तरह के अपक्षय असर कर सकते हैं? हाँ, अक्सर ये प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन किस चट्टान पर कौन सा अपक्षय ज्यादा प्रभावी होगा, ये उस चट्टान की बनावट और उस जगह के मौसम पर निर्भर करता है। समझ गया। तो पहले चट्टान अपनी जगह पर कमजोर हुई, टूटी, फिर बारी आती है अपर्दन की, इरोजन की। अब वो जो टूटा हुआ कमजोर पड़ा मलबा है उसे बाहरी कारक जैसे बहता पानी, हवा, बर्फ यानी ग्लेशियर्स या समुद्री लहरें अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अच्छा, तो वेदरिंग में मलबा वहीं रहता है, इरोजन में बह जाता है। बिल्कुल। और फिर आखिर में जब इन कारकों की ताकत कम हो जाती है, जैसे नदी की गति धीमी हो जाती है, तो वो उस मलबे को कहीं ना कहीं जमा कर देते हैं। इसे कहते हैं निक्षेपण या डेपोजिशन। ओके, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, WED। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बाहरी बल, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण मिलकर लगातार उन ऊंची नीची जगहों को, उन विषमताओं को समतल करने की कोशिश करते हैं जो आंतरिक बलों ने बनाई थी। अच्छा, तो आंतरिक बल बनाते हैं, बाहरी बल समतल करते हैं। एक तरह की खींचतान है तो। बिल्कुल सही। इसीलिए बाहरी बलों को कभी-कभी विनाशकारी या समतल करने वाले बल, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या ग्रेजुरेशनल फोर्सेस भी कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण हमें नदियों के काम में देखने को मिलता है ना? हाँ, नदियाँ भू आकृतियां बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोचिए, जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है अपनी युवा अवस्था में, यूथफुल स्टेज में, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, ढलान ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपने रास्ते में नीचे की तरफ जोरदार कटाई करती है। वर्टिकल इरोजन कहते हैं इसे शायद। जी, लंबवत अपर्दन या वर्टिकल इरोशन। वो अपनी घाटी को गहरा करती जाती है। और इसी से बनती हैं वो गहरी संकड़ी वी आकार की घाटियां, वी शेप्ड वैलीज। हाँ, और कभी-कभी तो ये इतनी गहरी और संकरी हो जाती हैं कि उन्हें गॉर्ज या अगर बहुत बड़ी हो तो कैनियन कहते हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, वो भी अक्सर इसी अवस्था में बनते हैं। अच्छा, लेकिन फिर जैसे ही ये नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आती है, प्रौढ़ और फिर वृद्धावस्था में, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, तब क्या होता है? तब ढलान कम हो जाता है तो नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब उसमें उतनी ताकत नहीं रहती कि वो अपनी तली को ज्यादा काट सके। तो वो क्या करती है? अब वो नीचे कम और अपने किनारों को ज्यादा काटती है, साइड में। इसे कहते हैं पार्श्व अपर्दन या लेटरल इरोजन। इससे घाटी चौड़ी होने लगती है। और वो जो मलबा पहाड़ों से बहाकर लाई थी, उसका क्या होता है? हाँ, अब रफ्तार कम होने से वो उस मलबे को संभाल नहीं पाती, तो उसे जमा करना शुरू कर देती है। डेपोजिशन शुरू हो जाता है। इसी से बनते हैं वो चौड़े चौड़े बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स। बिल्कुल। और नदी अब सीधे बहने की बजाय सांप की तरह घुमावदार रास्तों पर चलने लगती है। इन मोड़ों को कहते हैं विसर्प या मिएंडर्स। हाँ, मिएंडर्स देखें। कभी कभी ये मोड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, और फिर नदी कोशिश करती है सीधा रास्ता बनाने की। जब वो ऐसा कर लेती है तो वो पुराना घुमावदार हिस्सा कटकर अलग हो जाता है और एक झील बन जाती है। उसे ही गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक, क्योंकि वो गाय के खुर जैसी दिखती है। हाँ, बिल्कुल, ऑक्सबो लेक। और फिर बिल्कुल आखिर में जब नदी समंदर में मिलने वाली होती है तो उसकी गति बहुत ही कम हो जाती है। तब तो वो सारा मलबा जमा कर देती होगी। हाँ, लगभग सारा मलबा वो अपने मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे एक त्रिभुज जैसी आकृति बनती है। उसे ही डेल्टा कहते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। वाह, तो नदी की पूरी यात्रा में कितनी अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती हैं। जी हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक ही बाह्य कारक जैसे बहता पानी अलग अलग परिस्थितियों में
ढलान और गति के बदलने पर अपर्दन और निक्षेपण के अलग अलग काम करता है। युवा अवस्था में वर्टिकल इरोजन मुख्य है, फिर लैटरल इरोजन और डिपोजिशन बढ़ जाता है। और सिर्फ नदियां ही नहीं, हवा भी तो रेगिस्तान में टीले बनाती है। हाँ बिल्कुल, हवा टिब्बे, ड्यून्स बनाती है, मशरूम रॉक बनाती है। ग्लेशियर पहाड़ों में यू आकार की घाटियां बनाते हैं, मुरेन जमा करते हैं। समुद्री लहरें क्लिफ और बीच बनाती हैं। ये सब बाह्य बलों के ही उदाहरण हैं जो लगातार धरती को नया रूप दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी की सतह ये इन अंदरूनी बनाने वाली और बाहरी तराशने वाली शक्तियों के बीच चल रही एक निरंतर कशमकश, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का नतीजा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ आंतरिक बल ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बाह्य बल उसे कम कर रहे हैं। और ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, कभी रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती हैं। हमेशा, धीमी या तेज पर चलती जरूर रहते हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? देखिए, अभी इन आंतरिक और बाह्य बलों के बीच एक तरह का संतुलन है, लेकिन अगर भविष्य में ये संतुलन किसी वजह से बदलता है, जैसे कि मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का पैटर्न बदलता है, या ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं, या फिर पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल में कोई बड़ा बदलाव आता है, हाँ, तो हमारी पृथ्वी की सतह पर किस तरह के बदलाव आ सकते हैं और ये बदलाव कितनी तेजी से होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वाकई भविष्य में हमारी धरती का चेहरा कैसा होगा, ये इन्हीं बलों के बदलते संतुलन पर निर्भर करेगा। आखिर ये हवाएं चलती क्यों हैं? मतलब कैसे बनती हैं और इनका हम पर, हमारे मौसम पर असर क्या होता है? चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हवा चलने का जो सबसे सीधा सा कारण है वो है एयर प्रेशर में अंतर, हवा का दबाव। एयर प्रेशर में अंतर? हाँ, हवा हमेशा ही ज्यादा दबाव वाले इलाके से, मतलब हाई प्रेशर एरिया से, कम दबाव वाले इलाके, लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। ये प्रकृति का एक तरीका है प्रेशर को बराबर करने का। हाँ, मतलब जहाँ हवा ज्यादा घनी है, डेंस है, वहाँ हाई प्रेशर, और जहाँ कम घनी वहाँ लो प्रेशर। और ये घनापन, ये तो तापमान से जुड़ा है ना? एकदम सही। जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। अच्छा। तो इससे नीचे जमीन पर हवा का दबाव कम हो जाता है, मतलब लो प्रेशर बन जाता है। और ठंडी हवा? और दूसरी तरफ ठंडी हवा, वो भारी होती है, नीचे बैठती है, तो वहां बन जाता है हाई प्रेशर। बस इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का बहना, यही पवन है। समझ गया, ये तो हुई मूल बात। अब कुछ खास तरह की हवाओं को समझते हैं, जैसे वो जो तटीय इलाकों में महसूस होती हैं, समुद्री और स्थलीय समीर। हाँ, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड्स। दिन में क्या होता है, जमीन जो है वो समुद्र के पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। हाँ, जमीन जल्दी गर्म होती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वहां बनता है लो प्रेशर, और समुद्र पर तुलना में हाई प्रेशर होता है। नतीजा, हवा समुद्र से जमीन की ओर चलेगी। बिल्कुल, ये हुई समुद्री समीर, सी ब्रीज। ये अक्सर दोपहर के बाद महसूस होती है, थोड़ी ठंडी सी हवा। और रात में फिर इसका ठीक उल्टा होता होगा, क्योंकि जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। एकदम सही पकड़ा। रात में जमीन समुद्र की तुलना में ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो अब जमीन पर बन गया हाई प्रेशर और समुद्र पर तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर। तो हवा जमीन से समुद्र की तरफ। हाँ, इसे कहते हैं स्थलीय समीर, लैंड ब्रीज। ये रोज का एक चक्र है उन इलाकों में। अच्छा, ये तो सतह के पास की हवाओं की बात हुई, लेकिन वो जो मौसम के नक्शों पर हम आइसोबार्स वगैरह देखते हैं और ऊपरी हवाओं का जिक्र आता है, उसमें एक नाम है भूविक्षेपी पवनें, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। वो क्या चीज है? हाँ, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ये काफी ऊपर वायुमंडल में बहने वाली तेज हवाएं हैं, और ये काफी हद तक आइसोबार्स के पैरेलल चलती हैं। आइसोबार्स मतलब वो रेखाएं जो समान एयर प्रेशर वाले पॉइंट्स को जोड़ती हैं? जी हाँ, वही। ये हवाएं इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि जमीन के रगड़, फ्रिक्शन का असर इन पर लगभग नहीं होता। इनकी दिशा और गति मुख्य रूप से दो ताकतों के बैलेंस से तय होती हैं। एक तो प्रेशर का अंतर, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं, जो हवा को हाई से लो प्रेशर की तरफ धकेलता। बिल्कुल। और दूसरा है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, जो पृथ्वी के घूमने की वजह से लगता है।
इन दोनों के बैलेंस से ये हवाएं आइसोबार्स के लगभग समानांतर बहती हैं। ये बड़े मौसम सिस्टम को चलाने में मदद करती हैं। कोरियोलिस बल, अच्छा, इसी का नाम तो चक्रवातों, साइक्लोन्स के बनने में भी आता है। ये खतरनाक तूफान आखिर बनते कैसे हैं? हाँ, कोरियोलिस बल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चक्रवात बनने के लिए कई सारी चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। जैसे समुद्र की सतह का तापमान काफी गर्म होना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस, ताकि हवा को नमी और ऊर्जा मिले। फिर कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, जो हवा को वो घुमाव देता है। यही वजह है कि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा इक्वेटर पर नहीं बनते, क्योंकि वहां कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, और हवा की गति में ऊंचाई के साथ ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए और पहले से एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया मौजूद हो। जब ये सब कंडीशंस मिलती हैं तो गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठती है और कोरियोलिस बल के कारण घूमने लगती है और फिर चक्रवात बन जाता है। और इसी कोरियोलिस बल की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं सेंटर की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। यही है ना? जी बिल्कुल यही। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में चलती हुई चीजों को दाईं ओर मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसी से चक्रवातों का वो खास घुमाव बनता है। और उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में मुख्य अंतर क्या है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में? देखिए, मुख्य अंतर उनके बनने की जगह और तरीके का है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिक्स में, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच गर्म समुद्रों पर बनते हैं। इनमें ऊर्जा का स्रोत गर्म समुद्री पानी से मिलने वाली गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है। ठीक है। जबकि शीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन मध्य अक्षांशों में बनते हैं, मतलब ट्रॉपिक्स से बाहर। ये वहां बनते हैं जहां ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं, जिससे वाताग्र यानी फ्रंट्स बनते हैं। इनकी ऊर्जा का स्रोत इन हवाओं के तापमान के अंतर में होता है। समझ गया। ये तो चक्रवातों की बात हुई। क्या पूरी पृथ्वी पर भी हवाओं का कोई एक बड़ा फिक्स्ड पैटर्न है, कोई ग्लोबल सिस्टम? हाँ बिल्कुल है। पृथ्वी गोल घूम रही है और इक्वेटर से पोल्स तक तापमान में भारी अंतर है। इन दोनों वजहों से हवाओं की स्थायी पेटियां बनी हुई हैं, ग्लोबल विंड बेल्ट्स। हाँ, मैंने पढ़ा इनके बारे में। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज। बिल्कुल, जैसे इक्वेटर के पास दोनों तरफ से आने वाली व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स, फिर मध्य अक्षांशों में चलने वाली पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज, और फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय पवनें पोलर ईस्टर्लीज। और ये सब बड़े एयर सर्कुलेशन सेल्स का हिस्सा हैं, हैडली सेल, फेरल सेल। जी, हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल ये विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं, जो गर्मी और नमी को इक्वेटर से पोल्स की तरफ और वापस लाने ले जाने में मदद करते हैं। पूरी पृथ्वी के मौसम और जलवायु को रेगुलेट करते हैं। और इन्हीं के साथ वो जेट स्ट्रीम्स भी तो है, जो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेजी से बहती हैं। सही कहा, जेट स्ट्रीम्स। ये ऊपरी वायुमंडल में ट्रोपोपॉज के पास पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली हवा की बहुत तेज संकरी नदियां जैसी हैं। नदियां हवा की? हाँ, कह सकते हैं। इनकी रफ्तार कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये भी वेस्टर्लीज का ही हिस्सा है और खासकर मध्य अक्षांशों के मौसम को, जैसे तूफानों के रास्ते और उनकी तीव्रता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि हवाएं चलती हैं प्रेशर के अंतर से। छोटे पैमाने पर रोज लैंड और सी ब्रीज चलती हैं। बड़े पैमाने पर ऊपरी हवाएं हैं, जैसे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स और जेट स्ट्रीम्स। खास हालात में खतरनाक चक्रवात बनते हैं और पूरी पृथ्वी पर हवाओं के स्थायी पैटर्न हैं विंड बेल्ट्स। बिल्कुल, हवाओं का ये पूरा तंत्र, ये सर्कुलेशन पृथ्वी पर जीवन के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचने वाली बात ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, वो इन हवाओं के स्थापित पैटर्न को कैसे बदल रहा है। चाहे वो हमारा मानसून हो या जेट स्ट्रीम हो या ट्रेड विंड्स हो, इन पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या पड़ सकता है। महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जलवायु और महासागरीय धाराएं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ग्रह का मौसम, मतलब पूरा सिस्टम, कैसे काम करता है। हाँ, तो शुरुआत जलवायु से करते हैं। देखिए, जलवायु ना किसी भी जगह का लंबे समय का मौसम होता है। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि आज धूप है या कल बारिश होगी, नहीं, बल्कि ये कि
औसतन मान लीजिए 30 साल या उससे ज्यादा समय तक वहां का मौसम कैसा रहता है? गर्म रहता है, ठंडा, सूखा या नमी वाला? ये होता है जलवायु। अच्छा, और दुनिया भर की इतनी अलग-अलग जलवायु को समझने के लिए कोई तरीका भी होगा? हाँ, है ना। एक बहुत कारगर तरीका है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण कहते हैं उसे। ये 1884 में आया था। काफी पुराना है। हाँ, और आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम क्या करता है कि पूरी दुनिया की जलवायु को कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट देता है। अच्छा, तो कौन-कौन सी हैं ये मुख्य श्रेणियां? मोटे तौर पे देखें तो 5 हैं। ए यानी उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल। यहाँ साल भर गर्मी और खूब नमी रहती है। जैसे अमेज़न के जंगल। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है बी यानी शुष्क या ड्राई जलवायु। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। रेगिस्तान या स्टेपी घास के मैदान इसी में आते हैं। ठीक है। फिर सी गर्म शीतोष्ण वार्म टेम्परेट। यहाँ सर्दियां ज्यादा ठंडी नहीं होती हैं और गर्मियां ठीक ठाक गर्म। हमारे देश के कई हिस्से इसमें आ सकते हैं शायद। हाँ, कुछ हिस्से बिल्कुल। फिर है डी बर्फीली या कॉन्टिनेंटल जलवायु। यहाँ सर्दियां काफी कड़ाके की होती हैं और गर्मियां हल्की। और आखिरी है ई यानी ध्रुवीय या पोलर जलवायु। यहाँ तो बस हमेशा बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ ही बर्फ। अगर आप नक्शे पे देखेंगे ना, तो जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के एकदम उत्तरी हिस्से, वहाँ DFC जिसे ठंडा बर्फीला जंगल कहते हैं, और BWK ठंडा रेगिस्तानी या टुंड्रा टाइप की जलवायु, ये चरम ठंडे इलाके दिखते हैं। ये तो हो गई जमीन की जलवायु। लेकिन समंदर का भी तो अपना एक अलग ही खेल चलता है ना, जो मौसम पर बहुत असर डालता है। बिल्कुल। अब आते हैं समंदर की इन विशाल नदियों पर, मतलब महासागरीय धाराओं पर। हाँ, मैंने नक्शे में देखा था, जैसे वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक नीली धारा दिख रही थी, ठंडी वाली। हम्बोल्ट। हाँ, हम्बोल्ट या पेरू धारा। और एक गर्म धारा भी है, गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक में। तो ये धाराएं असल में समंदर के पानी की बहुत बड़ी मात्रा का एक बहाव है, जो पूरी दुनिया में घूमता रहता है। लेकिन ये बनती कैसे हैं? इतना सारा पानी एक साथ एक दिशा में कैसे बहता है? इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, एक तो है हवा। हवा पानी की सतह को धकेलती है, खासकर जो ऊपरी धाराएं हैं वो ज्यादातर हवा से ही चलती हैं। अच्छा। दूसरा, पानी के तापमान में अंतर। गर्म पानी हल्का होता है, ठंडा पानी भारी। तीसरा, खारापन यानी लवणता। ज्यादा खारा पानी भारी होता है। तो ये तापमान और खारेपन के अंतर से पानी का घनत्व, मतलब डेंसिटी, बदलती है। ओके, घनत्व। हाँ, घनत्व में अंतर होने से पानी ऊपर नीचे होता है और आगे भी बढ़ता है। फिर पृथ्वी घूम रही है, उसका भी असर होता है। कोरियोलिस बल कहते हैं उसे। वो इन धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। अच्छा, वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी में बाईं तरफ मोड़ता है ना? बिल्कुल सही। और आखिर में महाद्वीपों के तट कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, वो भी इनके रास्ते को गाइड करता है। तो ये सब मिलकर इन धाराओं को बनाते और चलाते हैं। तो क्या इन अलग-अलग वजहों से अलग-अलग तरह की धाराएं भी होती हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह की। एक हैं सतही धाराएं, सरफेस करंट्स। ये समंदर के पानी का सिर्फ ऊपरी 10% हिस्सा है और इन्हें ज्यादातर हवा चलाती है। और बाकी 90%? बाकी 90% पानी बहता है गहरी समुद्री धाराओं, डीप सी करंट्स के रूप में। ये बहुत धीमी होती हैं और ये चलती हैं पानी के घनत्व में अंतर के कारण, वही तापमान और लवणता वाला फंडा। ये एक तरह से पूरी दुनिया के समंदरों में एक बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, अब ये जो गर्म धाराएं होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, इनके तो फायदे सुने हैं। ये नमी लाती हैं, मौसम सुहावना बनाती हैं, बंदरगाहों को जमने नहीं देती शायद। हाँ, बिल्कुल सही। गर्म धाराएं अपने साथ गर्म और नम हवा लाती हैं। तो जिन तटों के पास से ये गुजरती हैं, वहां का मौसम ज्यादातर नम रहता है, बारिश भी ज्यादा हो सकती है। और हाँ, ये गर्म पानी सर्दियों में कई बंदरगाहों को बर्फ से जमने से बचाता है, जिससे वो साल भर खुले रहते हैं। लेकिन ठंडी धाराओं का क्या? उनका असर कैसा होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ठंडी धाराओं का असर अक्सर एकदम उल्टा और बहुत खास होता है। उल्टा? कैसे? देखिए, जब ठंडी धारा किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास से बहती है। पश्चिमी तट ही क्यों? ये पैटर्न ज्यादातर पश्चिमी तटों पर ही देखा गया है। तो जब ये ठंडी धारा बहती है, तो वो अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है। अब ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। हाँ, ये तो है। तो नतीजा ये होता है कि वहां बादल आसानी से नहीं बन पाते और बारिश होने की संभावना बहुत घट जाती है। एकदम सूखा माहौल बन जाता है। अरे! तो क्या इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से दुनिया के कई बड़े रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक उन ठंडी धाराओं के बगल में। अरे वाह! मतलब ठंडी धाराएं रेगिस्तान बनाने में सीधा रोल निभाती हैं।
जैसे आपने वो हम्बोल्ट धारा बताई जी थी, जी और अटाकामा रेगिस्तान। बिल्कुल। दक्षिण अमेरिका का अटाकामा रेगिस्तान, जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, वो इसी ठंडी पेरू या हम्बोल्ट धारा की वजह से बना है। और भी उदाहरण है? हाँ, अफ्रीका का नामीब रेगिस्तान, वो ठंडी बेंगुएला धारा के कारण बना है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका है, वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा के कारण। ये एक सीधा कनेक्शन है। ये तो कमाल की बात है। मतलब समुंदर की धाराएं जमीन पर रेगिस्तान बना सकती हैं। हाँ और इनका एक और असर भी है। जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं ना, हाँ वहां पानी में एक उथल-पुथल होती है, जिससे नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। इन पोषक तत्वों से प्लैंकटन यानी बहुत छोटे समुद्री जीव खूब पनपते हैं। और प्लैंकटन मछलियों का खाना है। एग्जैक्टली। तो ये इलाके मछलियों से भर जाते हैं। इसीलिए ऐसे क्षेत्र दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के इलाके होते हैं, जैसे जापान के पास या अटलांटिक में न्यूफाउंडलैंड के पास। अच्छा, तो रेगिस्तान बनाने के अलावा ये मछली पालन के लिए भी जरूरी है? हाँ, और एक और काम करती हैं ये धाराएं, पृथ्वी पर गर्मी को बांटने का काम। ये भूमध्य रेखा से गर्मी लेकर ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और ध्रुवों से ठंडा पानी भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। इससे पूरी पृथ्वी का तापमान थोड़ा संतुलित रहता है। हीट मिक्सिंग कहते हैं इसे। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कैसे कोपेन वर्गीकरण हमें अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों को पहचानने में मदद करता है, और कैसे ये महासागरीय धाराएं, खासकर ठंडी वाली, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जलवायु को बदलकर रेगिस्तान बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये भूगोल और जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही अहम और जुड़ा हुआ पहलू है। ये दिखाता है कि पृथ्वी पर सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना? हाँ, बिल्कुल, कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज, हाँ, उसका इन महासागरीय धाराओं के पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये धाराएं धीमी हो जाएंगी, या इनका रास्ता बदल जाएगा, या इनका तापमान बदल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका पूरी दुनिया की जलवायु पर, क्षेत्रीय मौसम पर, बारिश के पैटर्न पर, समुद्री जीवन पर कितना गहरा और शायद ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो। वाकई ये सोचने का विषय है। इस पर आप क्या सोचते हैं?